हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज। आइए हम लोग जो है आज के लेक्चर के माध्यम से हम जो है कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि यह जो है आपके 12th क्लास के चैप्टर 11 से लेकर के चैप्टर 16 तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उन सभी एमसीक्यूज़ का हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है हम आपका सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। हालांकि इसका हार्ड कॉपी जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है ऑफलाइन मोड में। आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं ज़रा सा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज प्लाज्मिड एक क्या है। तो सबसे पहले प्लाज्मिड के बारे में जान लें आप सभी बच्चे कि प्लाज्मिड जो होता है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो होता है डीएनए होता है ना, जो कि आपको मुख्य डीएनए के अलावा ये डीएनए होता है और ये क्या होता है, वृत्ताकार होता है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त क्रोमोसोमल डीएनए होता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि परजीवी पौधे कैसे विकसित किए जाते हैं। परजीवी पौधे यानी कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय विच मेथड। तो मैंने आपको बताया था कि जो परजीवी पौधे होते हैं, जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं, वो जो होते हैं किसी फॉरेन जीन के इंट्रोडक्शन के माध्यम से जो है विकसित किए जाते हैं। जब हम किसी भी पादप में क्या करते हैं, किसी विजातीय जीन का प्रवेश करते हैं, किसी फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इस तरह के बने पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी पौधे कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, विदेशी जीन के प्रवेशन से, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन कहता है कि किस विकर से डीएनए के विशेष स्थानों पर काटा जा सकता है। विच एंजाइम्स कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। यानी कि जो विकर का मतलब यहाँ पर होता है एंजाइम्स, विकर का मतलब होता है एंजाइम्स। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको जो उस एंजाइम का नाम बताना है जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डीएनए को किसी भी विशेष स्थान से यानी कि स्पेसिफिक साइट से हम क्या कर सकते हैं, उसको हम काट सकते हैं। दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इको आर1 एंजाइम का स्रोत क्या है। द सोर्स ऑफ इको आर1 एंजाइम इज। इको आर1 एंजाइम जो होता है वो हम लोग इचरसिया कोलाई बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं, ये आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीआई प्लाज्मिड जो होता है वो किस में पाया जाता है। तो टीआई प्लाज्मिड इज फाउंड इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुविक रूपांतरण में हीट शॉक विधि का क्या महत्व होता है ना। सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन टू फैसिलिटेट। इसका जो आंसर होगा आपका फर्स्ट, इसका आंसर है कि कला परिवहन प्रोटीन से डीएनए को ग्रहण करने में, अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि रिकम्बिनेंट डीएनए के निर्माण में, रिकम्बिनेंट डीएनए यानी कि यहाँ पर जो मैंने आपको लिख रखा है ना, पुनर्संयोजित डीएनए को ही हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए, जिसके बारे में मैंने आपको बता रखा है कि रिकम्बिनेंट डीएनए के निर्माण में डीएनए लाइगेज एंजाइम की क्या भूमिका होती है। आप सभी बच्चे जानते हैं कि जो डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है वो डीएनए के दो टुकड़ों को, दो खंडों को आपस में जोड़ता है। तो इसका जो आंसर, सही आंसर जो होगा वो ये होगा कि दो डीएनए खंडों के बीच फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना, और इसी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के माध्यम से क्या करता है, दो डीएनए के टुकड़ों को आपस में जोड़ा जाता है। द करेक्ट आंसर इज फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन टू डीएनए फ्रेगमेंट्स। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डीएनए खंडों के चिपचिपे सिरे के बीच हाइड्रोजन बंध बनना। डीएनए खंडों के चिपचिपे सिरे के बीच हाइड्रोजन बंध बनना, है ना। सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं है, हमको लगा यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से पीसीआर तकनीक का विकास जो है, इसके विकास के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किस वैज्ञानिक को किया गया था। तो पीसीआर तकनीक जो होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक, इसके लिए जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है केरी मुलिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एगारोज जेल किससे प्राप्त करते हैं हम लोग। एगारोज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच। तो मैंने आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मैंने आपको बताया था कि सामान्यतः हम लोग माध्यम के रूप में, मीडियम के रूप में जो है हम लोग एक जेल का प्रयोग करते हैं, एंड दैट जेल इज एगारोज जेल।
उस जेल का नाम एगारोथ जेल होता है और इसे हम लोग क्या करते हैं सीवीड से प्राप्त करते हैं। और एगारोथ जो होता है सीवीड से ही प्राप्त किया गया क्या होता है पॉलीमर होता है यानी कि बहुलक होता है। द करेक्ट आंसर इज ए। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पूर्ण होती है पीसीआर साइकिल कंप्लीट्स इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। तो जो इसमें से जो तीनों मेथड्स होता है तीनों मेथड्स के माध्यम से कंप्लीट होता है। इसमें डीनेचुरेशन भी होता है, एनिलिंग भी होता है, एक्सटेंशन भी होता है, यानी कि तीनों मेथड के माध्यम से कंप्लीट होगा। इसका जो वास्तविक आंसर होगा वो क्या होगा ऑल ऑफ दीज होगा। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देख चलिए। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर जो 10 का जो लास्ट ऑप्शन है हिंदी मीडियम में यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा गया है, इनमें से सभी होगा, ठीक है। और यहाँ पर कोई नहीं लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम में सही ऑल ऑफ दीज होगा। जीन गन का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो जीन गन का उपयोग हम लोग जो है विजातीय डीएनए को परपोषी कोशिका में प्रवेश कराने के लिए करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिजम्स। तो सही आंसर इसका जो होगा सी होगा। पौधे में पितृनाशी प्रतिरोधक जीन जो होता है हर्बिसाइड्स रेसिस्टेंट जीन इन प्लांट्स इज, ये कौन सा होता है? तो मैंने आपको बताया था बीटी कॉटन प्लांट्स में जो होते हैं बीटी नामक जीन को इंट्रोड्यूस करके बीटी कॉटन प्लांट बनाया जाता है, बीटी के पास पौधा बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है बैक्टीरिया के द्वारा प्राप्त वह जीन होता है इसमें जो टॉक्सिक प्रोटीन जो है प्रोड्यूस करता है और जो हार्मफुल जो इंसेक्ट्स होते हैं उसकी वृद्धि को कम कर देता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बीटी। बीटी का मतलब होता है बैसिलस थ्रिंजिसिस। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्राकृतिक अनुवांशिक अभियांत्रिकी की तरह प्रयुक्त की जाती है द स्पीसीज विच इज यूज्ड एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसमें से कौन सा ऐसा स्पीसीज है जो है प्राकृतिक रूप से जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो वह है आपका वह बैक्टीरिया का नाम है आपका है एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। प्रथम जैव रसायन जो वाणिज्यिक रूप से सूक्ष्मजीवी क्लोनन और अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा तैयार किया गया था। फर्स्ट बायोकेमिकल टू बी प्रोड्यूस्ड कमर्शियली बाय माइक्रोबियल क्लोनिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग दैट इज ह्यूमन इंसुलिन। इस इंसुलिन का नाम था ह्यूमेलिन। ध्यान रखिएगा इस इंसुलिन का क्या नाम था ह्यूमेलिन, जिसे हम लोग जो है बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राप्त किए थे, ठीक है। ह्यूमेलिन वाज द फर्स्ट माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। गोल्डन राइस में कौन सा जो होता है न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है? तो गोल्डन राइस में जो होता है वो जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो विटामिन ए होता है। ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। अब आइए शरीर में एडीए का उत्पादन स्थल क्या है? द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडीए इन द बॉडी इज। एडीए क्या होता है सबसे पहले इस बात को समझेंगे। एडीए का मतलब होता है एडिनोसिन डीएमिनेज। एडिनोसिन डीएमिनेज इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डीएमिनेज, ठीक है, डीएमिनेज। तो ये एंजाइम है एक तरह से, और ये एंजाइम जो होता है हमारे बॉडी के बोन मैरो के द्वारा जो है प्रोड्यूस किया जाता है। और ये एंजाइम जो होता है हमारे इम्यून सिस्टम के फंक्शन के लिए काफ़ी इसेंशियल माना जाता है। तो अस्थि मज्जा में जो है इसका प्रोडक्शन होता है। और आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया भी था सबसे पहले जो है जीन चिकित्सा का यानी कि जीन थेरेपी का जो सक्सेसफुल जो एक्सपेरिमेंट किया गया था एक 4 वर्ष की लड़की में किया गया था जिसमें एडीए एंजाइम की ही कमी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आरएनए इंटरफेरेंस। आई का मतलब यहाँ पर होता है इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस में मूल जीन प्रयुक्त होते हैं। इन आरएनए इंटरफेरेंस जीन्स आर साइलेंसिंग यूज्ड। किसका यूजिंग इसमें किया जाता है? तो अगला जो इसमें जो है आरएनए इंटरफेरेंस में हम लोग जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को जो है साइलेंस करने के लिए हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है किसके उपचार के लिए प्रथम क्लिनिकल जीन थेरेपी का प्रयोग किया गया था? तो वह भी मैंने आपको जस्ट बताया था कि एक 4 वर्ष की लड़की थी, उसमें सबसे पहले जो है जीन चिकित्सा का सबसे पहले सफल प्रयोग किया गया था और उसमें जो है एडीए एंजाइम की ही कमी थी, है ना। तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज दैट इज एडीए डेफिशिएंसी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है? तो मैंग्रोव यानी कि दलदली क्षेत्रों में जो पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं वो राइजोफोरा होते हैं। और राइजोफोरा में आपने पढ़ा होगा कि राइजोफोरा में क्या होते हैं कुछ जियो नेगेटिव रूट्स होते हैं जो क्या होते हैं उसके जो सरफेस का जो एरिया होता है लेन का जो एरिया होता है लेन का जो सरफेस होता है उस सरफेस से ऊपर रूट ग्रो करता है, उसका जड़ विकास करता है ताकि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को ये क्या कर सके एब्जॉर्ब कर सके। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वैसी मिट्टी जिसका स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है, उसको हम लोग कहते हैं इओलियन साइट्स। इओलियन सॉइल बोलते हैं हम लोग इसको, इओलियन मिट्टी बोलते हैं।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओजोन परत किस प्रकार की किरणों से जैव मंडल की रक्षा करता है? तो आप सभी जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है, इस अर्थ के चारों ओर जो है एक ओजोन का लेयर है, O3 गैस का लेयर है। इसी परत को हम लोग कहते हैं ओजोन लेयर। और इस ओजोन लेयर जो यह ओजोन लेयर जो होता है, सन के माध्यम से रिफ्लेक्ट होने वाले जो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं, यूवी रेज होता है, उस यूवी रेज को जो है अर्थ तक पहुंचने से रोकता है ना। तो ध्यान रखिएगा, जो ओजोन परत होता है, ओजोन का जो लेयर होता है, वो हमें जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। अगले क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। एबिसिनिया, राइजोफोरा और एट्रिप्लेम्स, ये सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो आपको हेलोफाइट्स हैं। हेलोफाइट्स का मतलब, हम लोग हेलोफाइट्स वैसे पौधे को कहते हैं जो समांतर लवणीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, साल्टी एरिया में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये जो आपको है 13 चैप्टर का क्वेश्चन है। अधिकतम वृद्धि दर, द मैक्सिमम ग्रोथ रेट अकर्स इन, किस फेज में होता है? तो ये एक्सपोनेंशियल फेज में होता है, ध्यान रखिएगा। एलन के नियम के अनुसार ठंडे पर्यावरण के स्तनधारियों में होते हैं। अकॉर्डिंग टू द एलेन्स रूल, द मेमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स हैव, तो मैंने आपको एलन का जो है नियम बताया था। उस एलन के नियम में मैंने आपको बताया था कि जो भी ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले मेमल्स होते हैं, उसके अक्सर कान और जो पाद होते हैं, यानी कि ईयर और लिम्स जो होता है, वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं, ताकि हीट का लॉस कम से कम हो सके, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा, छोटे कान और छोटे पाद होंगे, शॉर्टर ईयर्स एंड शॉर्टर लिम्स होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, एक जनसंख्या में वृद्धि नहीं, यहाँ पर वृद्ध होगा, ठीक है, वृद्धि नहीं होगी, यहाँ पर वृद्ध होगा, ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, वृद्ध होगा। वृद्ध व्यक्तियों की तुलना में जवान व्यष्टियों की संख्या अधिक है। व्यष्टि यानी कि जो जीव हैं उसकी संख्या अधिक है। कुछ वर्ष बाद उस जनसंख्या की स्थिति क्या होगी? ए पॉपुलेशन हैज़ मोर यंग इंडिविजुअल्स कंपेयर टू देयर ओल्डर इंडिविजुअल्स, व्हाट विल द स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर सम ईयर्स? देखिए ध्यान रखिएगा, इसके लिए कुछ मैंने आपको एक ग्राफ बताया था लास्ट क्लास में, आपको याद हो शायद। चलिए हम लोग देखते हैं उस ग्राफ को। तो मैंने आपको बताया था, जब कभी भी मान लेते हैं कि ये जो नीचे का जो फेज, नीचे का जो हम ग्राफ मानते हैं, इसको आप मान लीजिए प्री रिप्रोडक्टिव, यानी कि जो शिशु वाले जो अवस्था है ना, जो बच्चों की जो संख्या है, इसको आप मान लीजिए बच्चों की संख्या। उसके बाद जो है आप मान लीजिए, है ना, उसके बाद आप मान लीजिए ये किसकी संख्या हो गई? ये मान लीजिए आप लोग है यंग इंडिविजुअल की संख्या, यानी कि नवयुवकों की संख्या ये हो गई। और उसके बाद जो है हम लोग मान लेते हैं, सबसे ऊपर हम लोग मान लेते हैं वृद्ध व्यक्तियों की संख्या, है ना। तो वृद्ध व्यक्ति की जो संख्या है वो आज निकल जो है, ये कहीं भी कहीं जो है, जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर क्या होगा? ये आगे बढ़ेगा। ये जो ग्राफ है ये देख लीजिए, स्मॉलर एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो एरिया है इसके रिस्पेक्ट में क्या है? जो बड़ा है। और जब कभी भी ये सारा खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो आगे बढ़ेगा, जो वृद्ध व्यक्ति की जो संख्या होगी वो क्या होगा? फिर बढ़ जाएगी, है ना। तो आने वाले समय में फिर क्या होगा? ये जो है वृद्धि हो रहे ग्राफ को दिखा रहा है। ध्यान रखिएगा, जिस किसी पॉपुलेशन में क्या होती है ना, जिस किसी पॉपुलेशन में, किसी भी जनसंख्या में क्या होता है, जो शिशु की जो संख्या होती है ना, यदि अधिक होती है तो वह जो है उसकी वृद्धि बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपको कंपेयर करने के लिए दे रहा है कि जो वृद्ध व्यक्ति की जो तुलना है जवान व्यक्ति से अधिक है। इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। जो वृद्ध व्यक्ति की बात कर रहा है, इसको आप मान लीजिए ये जो है जवान व्यक्ति है, और जवान व्यक्ति से भी बोल रहा है कि अधिक है कौन? वृद्ध व्यक्ति की संख्या, है ना। इसका मतलब है कि जो वृद्ध व्यक्ति की संख्या है इसकी अधिक है और इसकी संख्या कम है, यानी कि भविष्य में चल करके जब ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे तो ये जो इंडिविजुअल्स होगा आगे चल कर जो जनसंख्या बनाएगा, वो जनसंख्या में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। तो वृद्ध व्यक्ति की तुलना में जवान व्यष्टियाँ अधिक हैं। अच्छा, जवान, क्वेश्चन उल्टा है आपको, सॉरी, इसमें से देखिए जवान व्यक्ति ही अधिक है, ठीक है, जवान व्यक्ति अधिक है, मतलब कि जवान का जो संख्या है वो अधिक है और वृद्ध व्यक्ति की संख्या कम है। जिसका मतलब है ये जब आगे खत्म हो जाएगा तो फिर इसकी संख्या क्या होगी? आगे जब वृद्ध बनेगी तो फिर इसकी संख्या बढ़ जाएगी, तो ये हमेशा बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा। लाइकेन का संबंध किससे है? तो आपने पढ़ा होगा कि लाइकेन जो होता है शैवाल और कवक के बीच जो पाए जाने वाला सहजीवी संबंध होता है। फंगी और एल्गी के बीच पाए जाने वाला सहजीवी संबंध होता है, जिसमें क्या होता है, एल्गी जो होते हैं वो कवक को क्या करते हैं, फंगी को क्या करते हैं, वो इसको फूड प्रोवाइड करते हैं। बदले में फंगी जो होता है वो एल्गी को क्या करता है, भोजन बनाने के लिए जो भी आवश्यक तत्व होता है, जो भी इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा फंगी और एल्गी होगा।
इकोलॉजी किससे संबंधित है? तो आपने पढ़ा होगा इकोलॉजी जो है जीवधारियों एवं उसके पर्यावरण के बीच जो संबंध होते हैं जिस और इस संबंध को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम, यानी कि पारितंत्र के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उत्तम प्रकार का पिरामिड जो हमेशा सदैव सत्य होता है, यानी कि बेस्ट टाइप ऑफ पिरामिड विच इज़ ऑलवेज राइट, यानी कि वो हमेशा जो होता है वो ट्रू होता है, हमेशा क्या होगा? सत्य होगा। तो वो होता है ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये हमेशा क्या होता है? अपराइट होता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी कंडीशन में, किसी भी इकोसिस्टम में जो होता है हमेशा ऊर्जा का जो पिरामिड होगा, है ना, पिरामिड ऑफ जो एनर्जी होगा, हमेशा वो क्या होता है? अपराइट होता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, इसमें से कौन सा जो है पेड़ जो है मिसमैच्ड है, गलत मिला हुआ है? तो वो है आपको पहला वाला। बाद बाकी जितने भी फॉरेस्ट हैं, है ना, उसके एरिया के अकॉर्डिंग उसको जो है अरेंज किया गया है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपने ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा प्रवाह का नियम पढ़ा होगा। तो ऊर्जा प्रवाह के नियम आपने पढ़ा होगा कि हमेशा जब कभी भी ऊर्जा जो होती है निम्न स्तर से उच्च स्तर पर जाती है तो हमेशा क्या होती है? 3% ही फ्लो करती है, 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है ना। तो आइए हम इसकी बात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होती है। ड्यूरिंग फूड चेन द मैक्सिमम एनर्जी इज स्टोर्ड इन। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होता है वो आपको उत्पादक में होता है, यानी कि प्रोड्यूसर्स में होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। जो इकोलॉजिकल पिरामिड की हम बात करते हैं, है ना, इस तरह का जो भी आप हम लोग पिरामिड बनाते हैं, है ना, इस तरह का जो भी पिरामिड्स बनाते हैं या फिर इस तरह का जो भी पिरामिड्स होता है, इस तरह के जो पिरामिड होते हैं इसको किसने डेवलप किया गया था? तो इसको डेवलप किया था, इसको विकसित किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था चार्ल्स इल्टन। इसलिए इस पिरामिड को हम लोग इल्टोनियन पिरामिड के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू। द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है? तो प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता से संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा वो हर्बीवोरस होगा, क्योंकि हर्बीवोरस जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्पादक जो होता है हमेशा ध्यान रखिएगा, उत्पादक प्रथम पोषी स्तर पर आता है ना, और शाकाहारी जो होता है वो आपको जो है द्वितीय पोषी स्तर पर आता है और ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। मांसाहारी जो होता है वो आपको जो होते हैं ये द्वितीय ये जो है आपको जो है सबसे आपको थर्ड लेवल पर आपको आता है। एक नंबर पर आपको जो है उत्पादक, 2 नंबर पर शाकाहारी आपको, 3 नंबर पर मांसाहारी आपको आ जाता है। तो ये थर्ड टॉपिक लेवल से बिलोंग करता है, ध्यान रखिएगा। और जो सर्वोच्च किस्म के जो मांसाहारी होते हैं वो आपको जो है हायर टॉपिक लेवल से बिलोंग करते हैं। उच्च किस्म के जो उच्च स्तर के जो उच्च पोषी स्तर के प्राणी से बिलोंग करते हैं ये। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम टर्म जो है सबसे पहले किस वैज्ञानिक के द्वारा जो है दिया गया था? इकोसिस्टम टर्म जो है एक साइंटिस्ट जिसका नाम है एजी टॉन्सले, उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा प्रवाह पारितंत्र में फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज हमेशा एक दिशा में होता है। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी ऊर्जा का जो प्रवाह होगा वो उत्पादक से स्टार्ट होगा और कहाँ होगा? वो सर्वोच्च किस्म के मांसाहारी की ओर हमेशा ट्रांसफर होगा। ध्यान रखिएगा, यानी कि ये हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट करेंगे और जो टॉप कार्निवोरस होते हैं उसकी ओर हमेशा फ्लो करेंगे। कभी भी ऊर्जा का जो प्रवाह होगा ऊपर से नीचे की ओर नहीं होगा, हमेशा एक दिशीय होगा। ध्यान रखिएगा इन बातों को। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35। किसी पारिस्थितिकी में शाकाहारी जीव निम्नलिखित में से क्या होते हैं? तो जो शाकाहारी जीव होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया था। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, और जो तृतीयक उपभोक्ता होता है वो सर्वोच्च किस्म के मांसाहारी होते हैं, टॉप कार्निवोरस होता है। इसमें से कौन एक उत्पाद नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोड्यूसर्स, यानी कि पूछ रहा है इनमें से कौन एक उत्पादक नहीं है। क्वेश्चन में थोड़ा सा आप मॉडिफिकेशन कर लीजिएगा, यहाँ पर कॉल लगा दीजिएगा। इनमें से कौन एक उत्पादक नहीं है? उत्पादक की बात कर लेते हैं। तो उत्पादक हम लोग जानते हैं कि हरे पेड़ पौधे होते हैं जो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से शैवाल स्पायरोगायरा जो है एक प्रकार का शैवाल है, यानी कि पादप है। वॉल्वॉक्स भी शैवाल है। और नॉस्टॉक जो होते हैं, है ना, ये साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन प्राप्त करता है। इसमें से जो एकेडिकस ये एक फंगी है, ठीक है, यही जो है आपका उत्पादक नहीं है। आइए हम लोग क्वेश्चन 37 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37।
चरम समुदाय की स्थिति है। क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का स्टेट होता है। इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि निम्न जैव भू रासायनिक चक्रों में कौन सा एक श्वसन के रिगार्डिंग जो है श्वसन के कारण जो है हानि में नहीं रहता है। एमंग द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स विच वन डज नॉट हैव लॉसेज ड्यू टू रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के ड्यूरिंग जो होता है इनमें से किन तत्वों का जो है हानि नहीं होता है। तो ये जो होता है कार्बन चक्र और फास्फोरस चक्र के बीच पाया जाने वाला सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि फास्फोरस का जो होता है श्वसन की क्रिया के दौरान हानि नहीं होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो फास्फोरस होगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि गैसीय प्रकार के जैव भू रासायनिक चक्र के लिए रिजर्वॉयर जो होता है वो क्या होता है। तो समानता ध्यान रखिएगा, जो भी गैसियस टाइप के साइकिल होते हैं उसका जो मेन रिजर्वॉयर होता है, उसका जो मेन स्रोत होता है वो होता है आपका वायुमंडल होता है, यानी कि एटमॉस्फेयर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो क्या होता है। यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम इज दैट इज सनलाइट। सरदार सरोवर डैम ये किस नदी पर बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा नर्मदा नदी पर बनाया गया है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो है जोड़ा जो है वो गलत सही है ना। ध्यान रखिएगा। तो आपने पढ़ा होगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसे हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। ये जो है इसका राइट आंसर है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेड डेटा बुक जो है ये जो है प्रोड्यूस किया जाता है, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। लाल आंकड़ा पुस्तक जो है बनाई गई है किसके द्वारा। यहाँ पर प्रोड्यूस्ड होगा, ये टी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो जो रेड डेटा जो बुक होता है वो बनाया गया है IUCN के द्वारा। अब तमाम बच्चे IUCN का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क, अगला क्वेश्चन जो है कान्हा नेशनल पार्क जो है किसके लिए फेमस है। तो ध्यान रखिएगा जो कान्हा नेशनल पार्क है ये है आपको MP में है और ये टाइगर रिजर्वायर के लिए फेमस है। तो भारत का जो पहला नेशनल पार्क जो है वो कहाँ विकसित किया गया था, वो जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यही है, यही जो है भारत का पहला नेशनल पार्क है। ध्यान रखिएगा तमाम बच्चे। अगला जो क्वेश्चन है आपको, सिरपुच्छी बंदर जो होते हैं लाइन टेल्ड मकाका जो होता है वो कहाँ पाया जाता है। तो वो वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। भारत में जो टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो कब इनिशिएट किया गया था, कब प्रारंभ किया गया था। 1973 में प्रारंभ किया गया था। रेड डाटा पुस्तक यानी कि रेड डाटा जो बुक होता है उसमें किस प्रकार के जीवों की जो सूची बनाई जाती है। विच टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स गिवन बिलो आर लिस्टेड इन रेड डाटा बुक। तो वो जो होता है हमेशा दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों का जो होता है उसमें रिकॉर्ड मेंशन रहता है, रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज का। क्वेश्चन 49 कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। इसमें से जो है ब्राज़ील इसका सही आंसर होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ आप घटपर्णी पौधा को देख सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा घटपर्णी जो पौधा होता है पीचर प्लांट, ये जो प्लांट होते हैं ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं यानी कि कीटभक्षी पौधे होते हैं। और कीटभक्षी जो पौधे होते हैं वो खास करके जो है रेन फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, संदेशवाहक कबूतर की विलुप्ति का कारण क्या है। तो जो संदेशवाहक कबूतर हुआ करते थे उसका जो विलुप्ति का कारण है वो सबसे जो बड़ा और कारण है वो है मनुष्यों के द्वारा अतिदोहन। मनुष्यों ने क्या किया है, इस कबूतर का बहुत अत्यधिक पैमाने पर क्या किया है, शिकार किया, जिस कारण से इसकी संख्या घट गई। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इनमें से जो है स्टेटमेंट जो है सी जो है वो सही है, क्योंकि स्टीलर्स काउ जो है ये एक एक्सटिंक्ट एनिमल्स है, ये विलुप्त प्राणी है।
यदि हम पार्थेनियम की बात कर लें तो पार्थेनियम जो है इसमें से जो है हमारे देश का स्थानीय जाति का पौधा नहीं है, इसे हम लोग जो है इम्पोर्टेड वीट के साथ हमारे देश में आया था भारत में। आपने पढ़ा होगा जो भारत में जब जिसमें हमारा देश गेहूं के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हुआ करता था, तो हमारे देश में जो गेहूं आता था विदेशों से, उसी गेहूं के बीज के साथ जो है पार्थेनियम का बीज आया था। और ये भी जो है आपका गलत है, आपको बी नंबर भी गलत है आपका, लेकिन जो सही आंसर है वो है आपका सी है। और आइए थोड़ा सा डी को हम लोग देख लेते हैं। जो लांतना जो है आमतौर पर गाजर घास कहलाती है, नहीं गाजर घास हम लोग कहते हैं सामान्यतः पार्थेनियम को हम लोग गाजर घास कहते हैं, कैरोट ग्रास। इसका स्पेलिंग सही कर लीजिए, ये कैरोट होगा, बट इसका जो आंसर होगा वो सी ही होगा इसका आंसर, ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। जो क्वेश्चन नंबर 52 है उसका सही आंसर सी ही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित नीचे लिखे पारितंत्रों में कहाँ अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है? इनमें से जो है कुछ पारितंत्र का एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, कुछ इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। इसमें से जो कोरल रीफ वाला जो एरिया है यहाँ पर सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। आइए अगला क्वेश्चन है, सक्रिय रासायनिक औषधि रेसरपिन प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है? तो वो हम लोग प्राप्त करते हैं राउल्फिया वोमेटेरिया नामक पौधे से। तो आपने पढ़ा होगा है ना बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में, जो हिमालय होता है हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों में जो है राउल्फिया वोमेटेरिया पाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। डोडो क्या है? तो डोडो आप सभी बच्चे जानते हैं एक विलुप्त प्राणी है। निम्नलिखित में कौन जैव विविधता का ह्रास का कारण नहीं है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इनमें से कौन सा कारण जो है वो जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? तो इसके कारण जो है हैबिटाट लॉस के कारण इसको नुकसान हुआ है, सही बात है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन अतिदोहन के कारण भी नुकसान हुआ है, लेकिन वही हम बात कर लेते हैं अगले जो टर्म्स हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है विदेशी जाति के आक्रमण से, सही बात है, विदेशी जाति के आक्रमण से भी जैव विविधता को नुकसान होता है, लेकिन वन के पुनः रोपण से, वृक्ष को लगाने से जैव विविधता का नुकसान नहीं होता है, जहाँ तक कि उसका संरक्षण होता है। चलिए 1986 ईस्वी में कौन सी धारा लागू की गई थी? ये पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम लागू की गई थी 1986 ईस्वी में। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मीथेन गैस जो है ग्रीन हाउस गैस है। यहाँ पर जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, ठीक है, ये भी है। और इसके अलावा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी ग्रीन हाउस गैस है। हाइड्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। मिनीमाटा डिजीज, मिनीमाटा रोग जो होता है, यहाँ पर रोग लिखा हुआ है मिनीमाटा, MINIMATA, ठीक है। मिनीमाटा डिजीज जो होता है वो किसके कारण से होता है? तो मिथाइल मर्करी के कारण से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, यहाँ पर ब्लू बेबी सिंड्रोम लिखा हुआ है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो किसके कारण से होता है? तो वो यूज होता है आपको मीटा हेमोग्लोबिन के कारण से होता है। म्यूटेजेनिक प्रदूषण, यानी कि जिसके कारण से म्यूटेशन क्रिएट हो सकता है, उत्परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है, वो है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। जल प्रदूषण का जो सामान्य सूचक जो जीव है वो है आपका इकोला। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो आप सभी जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये हमारे रेफ्रिजरेटर के माध्यम से निकलता है ना, और ये जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है दांतों को प्रभावित करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जलाशय में जब पोषक पदार्थ जो होता है अधिक हो जाती है तो इसको हम लोग सुपोषण कहते हैं। न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज कॉजेज यूट्रोफिकेशन, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं कि 66 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में आया था? तो 1986 में आया था, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सा है? तो मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलवन जलाशय में दिखाई देने वाला हरी काई, यानी कि द ग्रीन स्कम सीन ऑन द फ्रेश वाटर बॉडीज। आप लोग जो है कहीं भी अपने आसपास, यदि आपके आसपास कोई जलाशय होंगे, कोई वाटर बॉडी होगा, तालाब होगा, आपने उस तालाब के पानी की जो सतह है उस सतह पर आपने देखा हो हरे रंग की जो परत होती है वो काई की जो परत होती है उसको हम लोग शैवाल या एल्गी कहते हैं। और ये जो वास्तव में होता है ये आपको जो है साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं और आपको ग्रीन एल्गी हो सकता है ये। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 69, ध्वनि तीव्रता
ध्वनि की वह तीव्रता जिसे एक व्यक्ति जो है बिना किसी नुकसान के सहन कर सकता है, वह लगभग कितना होता है, कितनी इंटेंसिटी की होती है। द लाउडनेस ऑफ ए साउंड दैट ए पर्सन कैन विथस्टैंड विदाउट डिस्कम्फर्ट इज अबाउट 80 डेसिबल। इसका जो सही आंसर होगा वो 80 डेसिबल होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक आवर्धन उत्पन्न करता है? डीडीटी। डीडीटी तो उत्पन्न करता ही है, ठीक है, डीडीटी उत्पन्न करता है। इसके अलावा जो है आपको जो मरकरी होते हैं वो भी उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, ठीक है। इसको आप बुलंद कर लीजिएगा, इसका आंसर सही आंसर जो होगा डी होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में कौन सा गैस होता है? तो उसमें जो गैस होता है वो मीथेन गैस होता है। अम्लीय वर्षा का जो कारण होता है, एसिडिक रेन का जो कारण होता है वो आपको NO2 और SO2 होता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सा गैस जो है लीक हुआ था? तो वो मिथाइल एसोसाइनेट जो गैस है वही लीक हुआ था। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 74 को आप लोग देख लीजिएगा, इसको आप लोग मिला लीजिएगा। इसका जो सही आंसर है देखो अब जरा सा हम इसको बॉल में लिख देते हैं। इसका जो सही आंसर है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, ये 1986 में आया था, आप मिला लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, ये जो है आपको आया था 1981 में आया था, 1981 में आया था, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। जल प्रदूषण अधिनियम जो है वो आपको जो है 1900, इसका जो आंसर होगा वो होगा 1974 होगा। और शोर सहित वायु प्रदूषण अधिनियम जो है ये आपको जो है जो बच जाता है आपका 1987, ये आपको जो है 1987 में आया था। तो आप इसका जो सही आंसर टिक लगा लीजिएगा, इसका सही आंसर जो होगा वो ए होगा। तो जो भी MCQ सीरीज थे चैप्टर 11 से लेकर के चैप्टर 16 तक हमने इसको कंप्लीट करवा रखा है। इसके बाद भी यदि कोई समस्या होती है तो आप हमें संपर्क करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही रखते हैं। हम लोग जल्द ही मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर के साथ। हम जल्द ही जो है एक क्वेश्चन बैंक का जो है रिवीजन हम लोग जो है आपके माध्यम से करवाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन बैंक का जो रिवीजन है हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से हम आपको करवा देंगे। बहुत ही जल्द हम आपको हाजिर होंगे क्वेश्चन बैंक के रिवीजन के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी एंड बी सेफ।